नमस्कार प्यारे दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी और मैं फिर हाजिर हूं राजनीति का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो है 12th क्लास की राजनीति से लिया गया है, चैप्टर नंबर 5। इससे पहले आपने 2 वीडियो में देखा, भारत की राजनीति को हम समझ रहे थे, स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है उसको समझ रहे थे। एक पूरी किताब में जो भारत की स्वतंत्रता के बाद की जो राजनीति है उसको समझने के लिए अलग अलग चैप्टर है। और इसी श्रृंखला में जो चैप्टर नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। 12th क्लास के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जिन्होंने राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट को लेकर जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आरएएस और यूपीएससी के एग्जामों के लिए भी, इंडियन जहां आपको पॉलिटिक्स समझनी है वहां इस चैप्टर का काफी अहम रोल रहने वाला है। तो ध्यान से समझना, एक एक चीज को बारीकी से समझना, और इसको समझोगे तब जाके आपके जो स्वतंत्रता के बाद के मध्य टाइम में जो राजनीति चली थी उसको आप नजदीकी से समझ पाओगे। इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी, देखो मेरे पास बुक्स भी है, इस बुक में दे रखा है एक दूसरा चैप्टर जिसको मैं आपको बताऊंगा। किताब मेरे हाथ में है ये, और इसका मैंने इससे पहले एक चैप्टर आपको पढ़ाया था जिसमें पहला चैप्टर हमने पढ़ा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उसमें हमने राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियों के बारे में चर्चा की थी, वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन जो दूसरा चैप्टर जो आया था, ध्यान से देखना, जो दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा था तो उसमें जो कांग्रेस का वर्चस्व की स्थापना का था, देखो 1 मिनट में निकाल लेता हूं। दूसरा जो चैप्टर था वो एक दल के प्रभुत्व का दौर था। और इसी चैप्टर में आपने देखा होगा कि जो एक दल का प्रभुत्व जो था कांग्रेस का, 1950-52 का पहला जो चुनाव हुआ, 52 के चुनाव को हमने देखा, उसके बाद में 1957 के चुनाव को देखा, और उसके बाद में 1962 के चुनाव को हमने देखा। तीनों चुनावों में हमारे एक समझ में आई कि उस समय जो कांग्रेस, भारत में कांग्रेस जो थी उसकी टक्कर में कुछ नहीं था, केवल नेहरू छाए हुए थे, नेहरू थे, और विपक्ष में भी नेहरू ही थे। मैंने एक कार्टून भी दिखाया था, आपको याद होगा। तो कहने का मतलब यह था कि उस समय केवल कांग्रेस का वर्चस्व था। तो 3 चुनावों की हमने चर्चा की, उसी को आगे हम देखेंगे कि बाद के जो चुनाव थे उसमें क्या स्थिति रही। तो ध्यान से देखना, मजा आने वाला है वीडियो को, राजनीति को समझने में। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, देखो तीनों जो चुनाव थे 1952, 57 और 62 के चुनाव, और तीनों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा, क्योंकि उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 1964 को मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी की चर्चा हुई। अब जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े नेता थे और उन्हीं की वजह से कांग्रेस को अच्छी सीटें मिल रही थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जब मई 1964 में मृत्यु हुई तो उसके बाद में यह ढूंढा जाने लगा कि इसका उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, और चर्चा हुई कि अब नेहरू के बाद कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा और प्रधानमंत्री का पद कौन संभालेगा। और साथ में यह भी लोग बातें करने लगे कि यार नेहरू के बाद में कोई संभाल पाएगा कि नहीं कांग्रेस को, या कांग्रेस गर्त में चली जाएगी। यह चर्चा हो रही थी। उसी समय जब नेहरू की मृत्यु हुई तो उस समय एक व्यक्ति थे जिनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, याद रखना आप, गुलजारीलाल नंदा। एक व्यक्ति थे गुलजारीलाल नंदा, उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो यह भी याद रख लेना, कार्यवाहक तो बढ़ा दिया गया, लेकिन यह ढूंढा जाने लगा कि अब जवाहरलाल नेहरू के बाद में किसको भारत में प्रधानमंत्री के रूप में बनाया जाए, कांग्रेस को संभालने की जिम्मेदारी किसको दिया। पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने सलाह मशवरा करके लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया। जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने सबने डिसाइड किया कि अब जवाहरलाल नेहरू की जगह किसको प्रधानमंत्री बनाना है। उनमें एक नाम आया लाल बहादुर शास्त्री को। तो लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुना, और जवाहरलाल नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। अब देखो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपको परिचय बता दूं, कौन थे लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर आपके सामने है, काफी फेमस प्रधानमंत्री रहे थे। दूसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद में दूसरे जो प्रधानमंत्री बने वो लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के कुछ जाने माने और लोकप्रिय नेताओं में से, उस समय के जो बड़े नेता थे उनमें लाल बहादुर शास्त्री का नाम जवाहरलाल नेहरू के बाद में आता था, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू के बाद में प्रधानमंत्री के रूप में इनका चुनाव। नेहरू की सरकार में लाल बहादुर शास्त्री मंत्री रह चुके थे, एक बार रेल मंत्री भी थे, बहुत सारे मंत्रालय संभाल चुके थे, तो ये मंत्री थे। एक बार रेल दुर्घटना, जब रेल मंत्री थे तो एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, तो उस रेल दुर्घटना की उन्होंने खुद जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। और काफी उनकी प्रशंसा हुई थी कि एक मंत्री एक रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वयं लेकर इस्तीफा देता है। तो रेल मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उनकी अपने पद के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी भरे भाव को ये जो इस्तीफा था वो दर्शाता।
काफी ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। इसी वजह से लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस के बड़े नेताओं ने स्वीकार कर लिया और इस तरह नेहरू के बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। 2 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा। अब देखो लाल बहादुर शास्त्री का जो कुछ समय प्रधानमंत्री रहे, देखो अब वापस आपको ले चलता हूं कि यहां 64 में उनकी मृत्यु हुई तो उसी समय लाल बहादुर प्रधानमंत्री बने। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल था वो बड़ा संकट में, छोटा सा कार्यकाल था लेकिन संकट में कार्यकाल था। देखो उनके समय में क्या क्या हुआ। पहली जो बात आई, देखो लाल बहादुर शास्त्री के समय भारत बहुत समस्याओं से घिरा हुआ। पहली बात जो बात आई वो आया था खाद्यान्न संकट। खाद्यान्न संकट देश में भारत आजादी के समय से ही खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा था और जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो देश में जो खाद्यान्न की समस्या थी वो और विकट हो गई थी। देश के अलग अलग हिस्सों में अकाल पड़ा, खाद्यान्न कम पैदा होने लगा, जनसंख्या एक तरफ बढ़ रही थी, खाद्यान्न कम पैदा होने लगा तो देश में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। 1960 के दशक के शुरुआती दौर में देखें तो देश के कई हिस्सों में ठीक से बारिश नहीं हुई, कई इसमें सूखा पड़ा। इस वजह से इसका सीधा असर खेती बाड़ी पर पड़ा और देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, जिस वजह से देश खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना जरूरी हो गया और देश को चलाने के लिए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना जरूरी। अमेरिका से उस समय आयात किया जाता था गेहूं, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी का अमेरिका भी दादागिरी करता था कि दूं नहीं दूं, हमारी ये शर्तें मानो तो दूं मैं खाद्यान्न। तो भारत की ये स्थिति उस समय थी और जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री ने कहा भी था, भारतीयों से अपील भी की थी कि आप 7 दिन में से 1 दिन व्रत करना चालू कर दो। ये स्थितियां उस समय पैदा हो गई थी। ठीक है, तो पहली समस्या आ गई लाल बहादुर शास्त्री के समय खाद्यान्न संकट। दूसरी भारत की स्थिति, खाद्यान्न संकट पैदा हुआ था उसी समय 1965 का जो युद्ध था, भारत पाकिस्तान युद्ध, वो स्टार्ट हो गया। थोड़े दिन पहले 62 में युद्ध हुआ था चीन से। 1962 में हुए चीन युद्ध के बाद भारत की समस्याएं समाप्त नहीं हुई और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के समय जल विभाजन की समस्या को लेकर और भी अलग अलग जो विषय थे उनको लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध शुरू हो गया। तो कई बार सवाल भी आता है कि 1965 के समय जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री। भारत की स्थिति यहां देखकर आपको पता लग रहा होगा। 62 के युद्ध के बाद में एक और मैं बता दूं, 1962 का जो चीन भारत युद्ध हुआ था उसके बाद में भारत ने हथियारों पर पैसे खर्चना ज्यादा चालू कर दी। इकोनॉमी की स्थिति पहले से ही खराब थी, अब हथियारों पर और ज्यादा खर्चा होने लगा तो देश की स्थिति डावाडोल स्थिति में थी और ऐसा देश मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। अब युद्ध स्टार्ट हो गया पाकिस्तान से, युद्ध जीत गए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में 2 सबसे बड़ी समस्याएं ये थी कि परिस्थितियों को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। देखो ये नारा उनका काफी प्रसिद्ध रहा, जय जवान जय किसान। ये जो दोनों शब्द काम में लिए वो क्यों लिए, यहां देख के पता चल रहा है कि यहां किसानों की भी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि खाद्यान्न बढ़ाओ और पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था उसमें जय जवान, दोनों जवान और किसानों की उपयोगिता, दोनों चीजें, दोनों संकटों का सामना उनको करना पड़ा, इसीलिए उनका नारा था जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने और शांति की बहाली के समझौते के लिए 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए और 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो ताशकंद समझौता किया। लेकिन उसी ताशकंद समझौते के दरमियान ही 10 जनवरी 1966 को ही लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में अचानक मृत्यु हो गई और आज तक इनका पता नहीं चला। कई लोग कहते हैं कि ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री को जहर दे दिया गया था, उनका शरीर नीला पड़ा हुआ था, आज भी जांच का विषय है। सरकार कभी ओपन नहीं करती है उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको कि उनकी मृत्यु हुई थी या हत्या हुई थी, लेकिन ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु उसके बाद में 2 साल बाद यहां देखो तो 66 में वापस भारत का जो प्रधानमंत्री का पद था वो हो गया रिक्त। तो 2 प्रधानमंत्रियों का जिक्र हमने किया, जवाहरलाल नेहरू की चर्चा हमने की, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री को हमने पढ़ा। लेकिन अब जो बात आती है लाल बहादुर शास्त्री के बाद का जो टाइम था उसमें अब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में 2 नेता सामने आए कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो उसमें एक थे मोरारजी देसाई जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और एक थी इंदिरा गांधी। 2 कदावर नेता सामने थे, उनमें से दोनों में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुनना था। मोरारजी देसाई भी बहुत बड़े नेता थे और इंदिरा गांधी नई उस राजनीति में थी। तो देखो इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ा सा मोटे तौर से उनके पक्ष में कौन कौन से बिंदु थे कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी,
जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और लाल बहादुर शास्त्री के शासन के दौरान मंत्री रह चुकी थी। ये तीन बातें ऐसी थी जो इंदिरा गांधी को बड़ा बना रही थी। तो एक तरफ इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ जो नेता थे वो थे मोरारजी देसाई, कद्दावर नेता, बड़े नेता थे कांग्रेस के उस समय के। तो ये बंबई से जो महाराष्ट्र क्षेत्र थे वहां के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, केंद्र सरकार में मंत्री भी, अलग अलग विभाग उन्होंने संभाले थे। और इस बार दोनों जो इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के मध्य टक्कर थी, तो इसलिए सबसे पहले यह डिसाइड हुआ कि गुप्त मतदान करवाया जाए। एक तरफ इंदिरा गांधी थी और एक तरफ थी मोरारजी देसाई। कांग्रेस के जो सांसद थे उनसे वोटिंग करवाई गई। देखो इस बार दो लोगों के बीच, दो लोग कौन से, एक मोरारजी देसाई और एक इंदिरा गांधी, इनके मध्य गुप्त मतदान करवाया गया। इंदिरा गांधी ने बड़े आराम से मोरारजी देसाई को इस वोटिंग में हरा दिया और प्रधानमंत्री पद के लिए चुनी गई। तो मोरारजी देसाई को वोटिंग में हरा दिया और वापस प्रधानमंत्री कौन बन गई, इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। अब देखो बड़े नेता थे, इंदिरा गांधी छोटी थी लेकिन जीत गई। जीतने का कारण क्या था, अभी आप इसको वीडियो में आप आगे समझोगे कि क्यों लोगों ने, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को वोट दिया, जबकि ये नई छोरी थी उस समय और ये बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन फिर भी उनको हरा दिया। अब देखो यहां आप देखोगे, इस कार्टून को भी आप देखोगे तो यह जो बड़े बड़े नेता है, यहां देखो आप कार्टून को बड़े आराम से देखोगे तो यहां इंदिरा गांधी जीत गई वोट में और ये जो मोरारजी देसाई भाग रहे। ठीक है, इस कार्टून में सारे बड़े जो नेता है वो इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द दिख रहे हैं। इस कार्टून का भी इस पार्ट में वर्णन है, दिखाया गया, समझ सकते हो ध्यान से। अब देखो इसको बाद में पढ़ेंगे आप, जो नटराजन अन्नादुरई है इसको बाद में पढ़ेंगे हम। देखो इंदिरा के चुने जाने के कारणों की हम जिक्र करें तो इंदिरा क्यों चुनी गई उस समय, तो इसका एक कारण था, उस समय कांग्रेस के अंदर उपस्थित बड़े नेताओं को सिंडिकेट कहा जाता था। जो बड़े बड़े नेता थे जिनकी कांग्रेस में ज्यादा चलती थी उनको कहा जाता था सिंडिकेट, कांग्रेस का सिंडिकेट का मतलब जो बड़े नेता कांग्रेस के थे वो। अब जो प्रधानमंत्री के चुनाव के समय सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया और यह सोचकर उन्होंने समर्थन दिया कि इंदिरा गांधी जो है उनको इतना अनुभव है नहीं, इस वजह से सिंडिकेट पर निर्भर रहेगी। उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी नहीं है, इसको अनुभव है नहीं राजनीति का, यदि इसको जिता दिया जाए तो चलेगी किसकी, हमारी। जो बूढ़े बुजुर्ग जो सिंडिकेट के बड़े नेता थे वो सोच रहे थे कि इस छोरी को बना दो और ये छोरी काम तो किससे करेगी पूछकर, हमसे तो हमारी चलती रहेगी। और यदि इस मोरारजी देसाई को बुजुर्ग को बना दिया गया तो फिर क्या होगा, तो ये तो अपनी ही चलाएगा। तो उन्होंने सिंडिकेट ने सारा समर्थन किसको दे दिया, इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। ये कारण था, यहां समझ सकते हो इंदिरा गांधी का। तो सिंडिकेट आप ध्यान रखना, सिंडिकेट का काफी अहम रोल था इंदिरा गांधी को। छोटी सी लड़की जिसको ये सोचकर बनाया गया था कि ये कुछ नहीं जानती, सारा पूछेगी हमसे और हम बता के आराम से अपना राज करेंगे। लेकिन यही छोरी, ये इंदिरा गांधी जो थी वो आगे जाकर इसी सिंडिकेट को ठिकाने लगा देती है। तो देखना आप समझोगे आप। उसी दरमियान इंदिरा गांधी कुछ समय के लिए बनी थी प्रधानमंत्री। उसी समय भारत में चौथा चुनाव आ गया। आपको सबको पता है 52 में हुआ, फिर 57 में हुआ, फिर 62 में हुआ और चौथा चुनाव 5 साल बाद में 67 में चौथा आम चुनाव हुआ। भारत में चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ। देश की स्थिति पहले से अलग थी और इस बार कांग्रेस के सामने गैर कांग्रेसवाद के रूप में एक नई चुनौती सामने आई। उस समय जो विपक्ष के नेता थे, अलग अलग पार्टियां थी, वो एकजुट होने लग गई थी। सबने सोचा कि हम यदि अकेले अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने सबने एकजुट होने की कोशिश की और कहा कि गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया कि कांग्रेस को हटाया जाए। चौथे आम चुनाव के समय देश की स्थिति काफी खराब थी। 62 का चुनाव हो चुका था, 65 का चुनाव हो चुका था। दो बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो चुकी थी। आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ था देश, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, रुपये का अवमूल्यन किया गया था, हथियारों पर ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, विदेशी मुद्रा की कमी हो रखी थी, खाद्यान्न संकट जिसका हमने पहले ही चर्चा कर ली है, सैन्य खर्चों पर ज्यादा वृद्धि हुई थी और अनुभवहीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उनको कोई अनुभव नहीं था। ऐसे समय में चौथा आम चुनाव हुआ जब विपक्ष एकजुट हो रहा था। देखते हैं
चौथे आम चुनाव का क्या हुआ? चौथे आम चुनाव में देश की खराब स्थिति और अनुभवहीन नेता होने के कारण विपक्ष को कांग्रेस की सत्ता से हटाने का मौका मिल गया। सारा विपक्ष एकजुट हो गया कि नई लड़की प्रधानमंत्री बनी हुई है और इससे अच्छा मौका नहीं आएगा, इसलिए हम सबको एकजुट हो जाना है ताकि कांग्रेस को गिराया जा सके, हटाया जा सके। राम मनोहर लोहिया एक प्रसिद्ध नेता थे, ने कांग्रेस की सरकार की अलोकतांत्रिक और गरीबों के विरोध बताकर विपक्ष के साथ आने को कहा ताकि देश की व्यवस्था वापस। बड़े नेता के रूप में उभरे राम मनोहर लोहिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस है वो गरीबों का विरोध करती है, इसलिए सभी पार्टियों को एकजुट होकर कांग्रेस का विरोध करना चाहिए और यदि हम एकजुट हो जाएंगे तो कांग्रेस को हराया जा सकता है। राम मनोहर लोहिया ने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया कि सारी पार्टियां एकजुट हो जाओ ताकि कांग्रेस को हम हरा सके। गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया और विपक्ष से एक साथ चुनाव लड़ने का आह्वान किया। देश में चुनाव हमेशा की तरह आराम से हो गए और उनके नतीजे ने सबको चौंका दिया। पहली बार सारी पार्टियां एकजुट हो रखी थी, जिनका विचार एक जैसे नहीं थे, जो कभी आपस में लड़ती थी, वो पार्टियां भी एकजुट हो गई। किस लिए? गैर कांग्रेसवाद के, कांग्रेस को हराने के लिए। चुनाव का परिणाम आया, वो बड़ा चौंकाने वाला परिणाम था। चौंकाने वाला परिणाम जो था वो देखो, आप देखोगे कि आपको पहला लोकसभा चुनाव याद होगा, जब 1952 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी 489 में से। दूसरा जो चुनाव हुआ था उसमें 371 सीटें मिली थी। तीसरा जो चुनाव हुआ था उसमें 361 सीटें मिली थी। लेकिन चौथा जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को मात्र और मात्र 283 सीटें मिली। 1967 का चुनाव जो था, 1967 का चुनाव में 261 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए थी और कांग्रेस को मात्र 283, मतलब सरकार बन गई। ठीक है, कुछ सीटें ज्यादा मिली, वोट परसेंट भी मात्र 40% के आसपास। इसका एक ही वजह थी कि कांग्रेस के विपक्षी जो पार्टियां थी वो सारी एकजुट हो रखी थी। ठीक है, तो 283 सीटें, काफी कम सीटें मिली। 1967 के चुनाव के बाद देखें हम तो चुनाव में खराब प्रदर्शन ही के बाद कांग्रेस के अंदर भी कुछ समस्याएं उभरने लगी। चुनाव का रिजल्ट आया, चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब रहा, काफी कम सीटें, देखो सबसे कम सीटें 283 सीटें मिली। तो अब जब खराब स्थितियां होती है तो लड़ाई होना स्वाभाविक है। कांग्रेस में भी क्या हुआ, समस्याएं उभर कर सामने आने लगी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और इधर कांग्रेस की स्थिति खराब थी लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही बन गई। अब कांग्रेस के कुछ बड़े नेता थे वो नाराज होने लगे। क्यों नाराज होने लगे? इसका एक कारण था कि जिस सिंडिकेट ने सोचा था कि इंदिरा गांधी सब हमसे पूछ के करेगी और वो ही नन्ही गुड़िया अब जादू की पुड़िया लगने लग गई। ठीक है, तो ये देखो जिस वजह से सिंडिकेट और इंदिरा के बीच मतभेद बढ़ने लगे। अब मतभेद बढ़ने कैसे लगा? कांग्रेस सिंडिकेट के जो बड़े नेता थे, जिसमें एक है के.एस. पाटिल, कुछ नाम याद रख सकते हो, जो बंबई से थे। एक एस निजलिंगप्पा थे, वो कर्नाटक के थे। एन संजीव रेड्डी थे, वो आंध्र प्रदेश के बड़े नेता थे। और अतुल घोष पश्चिम बंगाल के। कुछ नेताओं के मैं नाम ले रहा हूं जो सिंडिकेट से संबंधित थे। तो जैसे नेता शामिल थे और इन नेता कांग्रेस से क्या, इंदिरा गांधी से नाराज होने लगे। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया। मैं कह रहा था कि ये चाह रहे थे कि अपने अनुसार चलेगी, लेकिन इंदिरा अपने अनुसार चलाने लगी। इंदिरा का अपना एक किचन कैबिनेट होता था, जिसको बोलते थे किचन कैबिनेट। उन 2-4 व्यक्ति ऐसे थे जो इंदिरा को सलाह देते थे, उनकी मानती थी, इनकी नहीं मानती थी। तो अब देखो इंदिरा ने कांग्रेस में अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया और सिंडिकेट को यह बात पसंद ही नहीं आई। वैसे तो यह सब पार्टी के अंदर ही चल रहा था और इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, पर यह समस्या देश के सामने तब खुलकर आई जब 1969 के समय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। अब देखो ये बात, मैं 67 की बात कर रहा था। 67 में चुनाव रिजल्ट के आने के बाद में कांग्रेस में अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही थी और ये खिचड़ी ये थी कि भाई इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के मध्य तनाव पैदा हो गया, लेकिन फिर भी ऊपर से ढकाया था। लेकिन 1969 में भारत के जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई और फिर एक नया खेल प्रारंभ हुआ। देखना, ध्यान से समझना। 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव होना था। राष्ट्रपति का चुनाव क्या होना था कि भाई, वापस ध्यान से देखना आप
जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो राष्ट्रपति का चुनाव वापस करवाना ही था, दूसरे कैंडिडेट खड़े करने। तो अब यहां क्या हुआ, 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाने थे। एक तरफ सिंडिकेट ने उस समय लोकसभा अध्यक्ष एन संजीवा रेड्डी, उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे एन संजीवा रेड्डी, तो जो सिंडिकेट था उन्होंने संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने संजीवा रेड्डी से अनबन चल रही थी, क्योंकि संजीवा रेड्डी किसका पक्षधर था, सिंडिकेट का, और सिंडिकेट के और इंदिरा गांधी के टर्म्स अच्छे नहीं थे, तो संजीवा रेड्डी से अनबन चल रही थी। इस कारण उन्होंने वीवी गिरी को समर्थन अपना दिया। अब कांग्रेस एक ही है, एक तरफ सिंडिकेट की तरफ से संजीवा रेड्डी और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने समर्थन किसका दिया, वीवी गिरी। तो कांग्रेस का उम्मीदवार था एन संजीवा रेड्डी और इनको इंदिरा गांधी ने कहकर निर्दलीय उम्मीदवार बनवा दिया। अब क्या हुआ, एन निजलिंगप्पा जो कि उस समय पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे एन निजलिंगप्पा, इसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा डिटेल से भी बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि सभी सांसद पार्टी उम्मीदवार संजीवा रेड्डी को वोट दे। कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उन्होंने व्हिप जारी की, व्हिप जारी करके कहा कि आप कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार है एन संजीवा रेड्डी, उसी को वोट दिए सारे सदस्य। तो व्हिप जारी होती है तो व्हिप के अनुसार काम करना पड़ता है। लेकिन उधर इंदिरा गांधी ने कहा कि अपने मन की आवाज सुनो, ये बात कही, मन की आवाज सुनो। उन्होंने साफ साफ नहीं कहा कि आप वीवी गिरी को वोट दे दो, लेकिन उन्होंने कहा कि मन की आवाज सुनो। इसका मतलब इशारों में क्या था, किसकी तरफ वोट करना था, कि आप सभी वीवी गिरी को वोट दे दो। तो एक पार्टी, दो कैंडिडेट, पहली बार दो कैंडिडेट, एक था एन संजीवा रेड्डी और एक वीवी गिरी। इंदिरा गांधी वीवी गिरी की तरफ थी, बाकी जो सिंडिकेट था एन संजीवा रेड्डी की तरफ था। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम जो आया वो शानदार था, परिणाम अजीब प्रकार का था। पहली बार हुआ, द्वितीय चक्र की मतगणना हुई राष्ट्रपति के चुनाव में। मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है इस चुनाव के बारे में। द्वितीय चक्र की पहली बार मतगणना हुई, राष्ट्रपति का चुनाव होता है पहले चक्र की मतगणना, उसके बाद में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई। रिजल्ट आया, इंदिरा द्वारा समर्थित वीवी गिरी चुनाव जीत गए और कांग्रेस का जो अधिकृत उम्मीदवार था, जो कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ रहा, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहा था, वो हार गया, संजीवा रेड्डी। और राष्ट्रपति चुनाव कौन जीते, वीवी गिरी राष्ट्रपति बने और सिंडिकेट के उम्मीदवार संजीवा रेड्डी को हार का मुंह देखना पड़ा। यह हार सिंडिकेट को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। और इसी समय पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी प्रधानमंत्री को उसी की पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यह हुआ और इस तरह कांग्रेस का दो टुकड़ों में विभाजन हो गया, एक सिंडिकेट वाला और एक इंदिरा गांधी वाला। इंदिरा गांधी का समर्थन करने वाले कई सांसदों ने भी सिंडिकेट को, कांग्रेस को छोड़ दिया और इंदिरा गांधी की कांग्रेस में शामिल हो। और जितने भी व्यक्ति इंदिरा गांधी के समर्थक थे वो सारे उन्होंने सिंडिकेट की कांग्रेस छोड़ दी और इंदिरा गांधी की कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस के दो पार्टियां बन गई, एक थी कांग्रेस ओ और एक थी कांग्रेस आर। ध्यान से समझना, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ का मतलब था ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिंडिकेट की पार्टी, जिसमें सिंडिकेट के सदस्य थे, वो कहलाई कांग्रेस ओ। और जो कांग्रेस आर थी उसका नाम था रिक्विजिनिस्ट, जो इंदिरा गांधी की। तो दो कांग्रेस हो गई, एक पुरानी कांग्रेस और एक नई कांग्रेस, दो कांग्रेस। विभाजन के कारण कांग्रेस अल्पमत में आ गई क्योंकि सांसदों का विभाजन हो गया था। अब सरकार उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अब जो ही विभाजन हुआ, सिंडिकेट ने कांग्रेस को समर्थन देना बंद कर दिया, तो विभाजन हो गया, कांग्रेस अल्पमत में आ गई। लेकिन इसी बीच दो पार्टियां सीपीआई और डीएमके ने कांग्रेस को समर्थन दिया और इंदिरा गांधी की सरकार बनी रही। अब देखो यहां दो देखना, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। आप सबको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कांग्रेस का उस समय जो चुनाव चिन्ह था वो थी दो बैलों की जोड़ी। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो नए हो देख लेना। तो दो बैलों की जोड़ी थी, तो उस समय इंदिरा गांधी भी दो बैलों की जोड़ी, अब चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तो दोनों धड़े थे वो बैलों की जोड़ी को लेना चाहते थे, तो चुनाव आयोग में चले गए। तो चुनाव आयोग ने जो बैलों की जोड़ी थी वो किसको दी, कांग्रेस ओ को दे दी। अब इंदिरा गांधी को चुनाव चिन्ह तय करना था, तो इंदिरा गांधी ने उसी से मिलता हुआ चुनाव चिन्ह एक तय किया, वो था गाय और बछड़े की जोड़ी। सेम दिखता था, छोटा बछड़ा और गाय, तो दो चिन्ह हो गए यहां। तो यहां बैलों की जोड़ी और यहां गाय और बछड़े की जोड़ी बन गया। कांग्रेस का विभाजन हुआ।
अब देखो थोड़े से इसके बीच में हम परिचय पढ़ लिए। जो वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे तो उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से बीच में देखना। ये थे वीवी गिरी, इनका नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी, इनका पूरा नाम था। 10 अगस्त 1894 को उनकी जन्म हुआ और मृत्यु 23 जून 1980 को उनका। भारत के चौथे राष्ट्रपति बने, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। वीवी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति 13 मई 1967 से लेकर 69 तक, ये इससे पहले जब चुनाव लड़ा था उन्होंने तो उपराष्ट्रपति थे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे, केरल के राज्यपाल भी रहे, कर्नाटक के राज्यपाल भी वो रहे। तो ये थे वीवी गिरी जो उस समय उपराष्ट्रपति का पद छोड़कर राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने लड़ा था। देखो यहां एक कार्टून है जिसमें इंदिरा गांधी दिखाई दे रही है। जो मैं बात कर रहा था कि सिंडिकेट के लोग जो सोच रहे थे कि इंदिरा हमारे अनुसार काम करेगी, लेकिन इस कार्टून में तो इंदिरा बहुत बड़ी दिख रही है और कांग्रेस के जो छोटे छोटे सदस्य हैं वो बिल्कुल छोटे हो गए थे। और यही वजह थी कि कांग्रेस में क्या आ गई थी, दरार आ गई थी। देखो विभाजन के बाद की राजनीति को हम समझेंगे तो विभाजन हो गया कांग्रेस में, 2 धड़े हो गए। विभाजन के बाद अब इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियों को अपनाना यानी कि गरीबी और ध्यान देने का फैसला किया। क्योंकि आप सबको पता है 67 का चुनाव में जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने सबने कहा था कि जो कांग्रेस है वो गरीबों की हितैषी नहीं है, पैसे वालों की हितैषी है। अब जब कांग्रेस आर जो थी, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस जो थी, उन्होंने गरीबों की ओर विशेष ध्यान दिया क्योंकि सरकार उसकी बनी रही। जो सिंडिकेट था उसका समर्थन चले जाने के बाद में भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए गरीबी को समाप्त करने के लिए। देखो इंदिरा गांधी ने पहला जो काम किया वो था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बहुत महत्वपूर्ण है 14 बैंकों का। जो 14 बैंक प्राइवेट बैंक थे उन सब का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दूसरा उन्होंने काम किया प्रीवी पर्स की समाप्ति। प्रीवी पर्स की समाप्ति काफी अहम था। प्रीवी पर्स को आप यूं समझ सकते हो कि जब देशी रियासतों का एकीकरण किया गया था तो उस समय उनको भारत में शामिल होने के लिए एक शर्त रखी गई थी कि आपको खर्चे के लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे। वो क्या कहलाया, प्रीवी पर्स। अब थोड़े दिन तो ठीक चला, उसके बाद में इंदिरा गांधी ने कहा कि ये प्रीवी पर्स तो गरीबों का जो पैसा है वो राज्यों को देना गलत चीज है। तो उसके लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया गया लेकिन वो पारित नहीं हुआ। और उसी चीज को इंदिरा गांधी ने जोर शोर से रखा जनता के सामने और उसके बाद में 26वां संविधान संशोधन करके प्रीवी पर्स को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये इंदिरा के समय में हुआ। इसके अलावा भूमि सुधारों को भी बढ़ावा दिया और देश में गरीबों के हितों के लिए रणनीतियां बनानी चालू कर दी इंदिरा गांधी ने। 1970 में इंदिरा गांधी ने इस समर्थन वाली सरकार को गिराने का फैसला किया। देखो 67 में चुनाव हुआ, 70 आते आते 3-3.5 साल सरकार को हुई तो इंदिरा गांधी ने कहा कि अब हमें नए चुनाव हम करवाएंगे। और 70 में इंदिरा गांधी ने त्यागपत्र, सरकार गिर गई, सरकार गिरवा दी खुद ने। और यह एक साहसिक कदम था और इसके परिणाम सकारात्मक रहे। सरकार नया चुनाव करवाने का इंदिरा गांधी ने फैसला किया और 1970 में सरकार गिराए जाने के कारण देश में 1971 में 5वें चुनाव हुए। पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। ध्यान रखना इतने दिन सब 5-5 साल के अंतराल में चुनाव हो रहे थे भाई। 1952 में हुए, 1957 में, 1962 में, 1967 में। अब कब चुनाव होने थे, 1972 में। लेकिन 1971 में चुनाव हुए तो इसको मध्यावधि चुनाव कह सकते हो, समय से पहले हुए चुनाव। 1971 में जब चुनाव हुए, 5वां आम चुनाव हुआ। फरवरी 1971 में 5वें आम चुनाव हुए। इस बार मुकाबला था कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बीच। ठीक है, कांग्रेस ओ जो सिंडिकेट वाली थी और कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी की थी। सभी का मानना था कि कांग्रेस की असली ताकत कांग्रेस ओ के हाथ में है। सभी मान रहे थे कि कांग्रेस की ताकत किसके है, कांग्रेस ओ के हाथ में। इसी बीच सभी गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया जिसको बोलते हैं ग्रैंड अलायंस या महाजोट। दूसरी जो पार्टियां थी उन्होंने, जो गैर कांग्रेसी, जो कांग्रेस की नहीं थी वो, और गैर साम्यवादी पार्टी सीपीआई ये शामिल नहीं थी, तो इन सब ने मिलाकर एक बनाया महाजोट जिसको बोलते हैं ग्रैंड अलायंस। चुनाव हुआ 1971 का। चुनाव प्रचार की प्रक्रिया शुरू हुई। एक तरफ कांग्रेस ओ थी, एक तरफ कांग्रेस आर थी और एक तरफ महाजोट था जो ग्रैंड अलायंस था उनके बीच। इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ और जो विपक्षी थे उन्होंने कहा इंदिरा हटाओ। दोनों तरफ पूरे देश में तेजी से चुनाव प्रचार चलने लगा।
देखते हैं गरीबी हटती है कि इंदिरा हटती है। चुनाव में प्रचार तेजी से हुआ और चुनाव का जो परिणाम आया, चुनाव का परिणाम आया तो देश में चुनाव हुए और चुनाव के परिणाम ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। इस चुनाव में कांग्रेस आर ने सीपीआई के साथ गठबंधन बनाया था और इन दोनों के गठबंधन ने देश में सबसे ज्यादा सीटें मिली। अर्थात इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर थी, जिसका गठबंधन किसके साथ था, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन था और इसको सबसे ज्यादा सफलता मिली। गठबंधन को कुल मिलाकर 375 सीटें मिली, जिसमें 352 सीटें तो केवल और केवल किसको मिली, कांग्रेस आर को, अर्थात इंदिरा गांधी को। दूसरी तरफ कांग्रेस ओ और महाजोट का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस ओ को केवल मिली 16 सीटें और जो महाजोट था, जो ग्रैंड अलायंस था, उसको मिली मात्र 40 सीटें और सारी की सारी सीटें किसके पास चली गई, इंदिरा के पास। और इंदिरा एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप, इस तरह कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी की वापसी हुई और प्रधानमंत्री बनी वापस इंदिरा गांधी। कुल सीटें थी उस समय 518, बहुमत के लिए चाहिए थी 260, कांग्रेस को सीटें मिली 352 और वोट शेयर भी बढ़कर हो गया 44% के लगभग। अर्थात सब चीजें देखी जाए तो इससे एक ही सिद्ध होती है कि अब देखो 1967 में तो जो गूंगी गुड़िया थी वो अब पावरफुल बनकर सामने आई, क्योंकि गरीबी हटाओ जैसे लोकप्रिय नारे उन्होंने उस समय दिए थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर जनता में एक अच्छी छवि उनकी बन चुकी थी। यहां देखोगे चुनाव परिणाम का एक कार्टून है आपके सामने। चुनाव परिणाम का जो कार्टून है उसमें देखोगे पहले स्थान पर इंदिरा गांधी, दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी एंड तीसरे स्थान पर इंदिरा गांधी। और कार्टूनिस्ट ने लिखा है, आई कैन believe it. I thought I was coming first, you second and he third. हम सोच रहे थे कि तो पहले स्थान पे अगर विपक्षी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस जो ओ है उसके सदस्य भी सोच रहे कि यार हमारी पार्टी पहले स्थान आएगी, वो दूसरा आएगा, वो तीसरा आएगा, लेकिन यहां तो देखे तो इंदिरा ही इंदिरा है, पहले दूसरे तीसरे। इसका मतलब ये हुआ कि इंदिरा गांधी को काफी प्रचंड बहुमत उस समय मिला। अब देखो हम कारणों को हम ढूंढेंगे तो कांग्रेस ओ का क्या कारण, जीत का क्या कारण था, तो पहले ही बता चुका हूं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, प्रीवी पर्स की समाप्ति की थी, भूमि सुधारों को बढ़ावा दिया था, देश के गरीबों के लिए नीतियां बनाई थी, समाजवादी नीतियां बनाई थी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था और इंदिरा गांधी एक लोकप्रिय नेता थे। इन सारे कारणों से कांग्रेस जो आर थी उसको प्रचंड बहुमत मिला। अब देखो कांग्रेस की पुनर्स्थापना, कांग्रेस के पुनर्स्थापना का मतलब यह है कि कांग्रेस को उसकी पुरानी स्थिति में ले आना। देखो आपने 67 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति डावाडोल हुई थी, लेकिन इसको वापस पुरानी स्थिति में ले आना ही कांग्रेस की पुनर्स्थापना। 1967 में कांग्रेस को काफी कम वोट मिले थे और सीटें मिली थी। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अपनी पुरानी स्थिति में वापस आई और अपना वही पुराना स्थान प्राप्त किया। इसे कांग्रेस का पुनर्स्थापना कहा जाता है। कांग्रेस की पुनर्स्थापना की विशेषताओं की बात करें तो इसमें इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर निर्भर थी ये कांग्रेस की पुनर्स्थापना। पार्टी में उपस्थित अलग अलग अब गुट समाप्त हो गए थे। पहले प्रधानमंत्री अलग अलग सिंडिकेट के अलग अलग गुट होते थे, अब गुट सारे हो गए समाप्त। समाजवादी विचारधारा आने लगी, गरीबों पर नीतियां बनाई जाने लगी, क्योंकि 1971 के चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस को जो फायदा मिला था वो गरीबों के वोट मिले थे। SC/ST जो माइनॉरिटी गरीब जो थे उनके वोट मिले थे, माइनॉरिटीज के वोट मिले थे। अब कांग्रेस किस पर निर्भर हो गई, गरीब और अल्पसंख्यकों की हिमायती बन गई, क्योंकि इंदिरा गांधी को पता था कि हमारी जो सफलता है वो इनकी वजह से हुई है। तो सारी नीतियां इनकी ओर इशारा करने लगी, समाजवादी विचारधारा बनी, गरीबों के कल्याण का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया और पहले से अधिक व्यवस्थित और शक्तिशाली पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई। अब देखो सिंडिकेट और ये दल बदल दो तीन इश्यू जो है वो आप समझोगे कि 1967 की एक कहानी आपको मैं बता दूं। 1967 में जो विपक्षी पार्टियां थी, छोटी सी चीज है, ध्यान से समझना। 1967 का जो चुनाव हुआ तो मैंने बताया था कि 1967 के चुनाव में जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने एकजुट होने की कोशिश की थी, और किस वजह से, कांग्रेस को हराने के लिए। लेकिन कई बार ऐसी पार्टियां एकजुट हुई जिनका मैंने कहा कि कोई मतलब एकजुटता के सिद्धांत थे ही नहीं, फिर भी एकजुट हो गई। तो ऐसे गठबंधनों में एक चीज आई कि उस समय 1967 के चुनाव में आयाराम गयाराम एक शब्द बना था। ठीक है, आयाराम गयाराम।
कि 1967 के जो चुनाव हुए थे उसमें विधानसभा के चुनाव में हरियाणा और मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद भी सरकार नहीं बनी थी, क्योंकि कुछ सदस्य कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए थे। अब देखो, एक का नाम था गया सिंह जी, ठीक है, तो वो हरियाणा में कुछ दिनों में 3 बार पार्टी चेंज कर चुका था। तो उसी समय कहावत आई कि आया राम गया राम हो गया, मतलब व्यक्ति आया, कुछ दिन इस पार्टी में रुका और कुछ दिन वापस चेंज करके दूसरी पार्टी में, तो इसको बोलते थे दल बदल। दल बदल उस स्थिति को कहते हैं जब कोई नेता किसी एक पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ता है, पर जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, दल बदल। और इसी से कहावत आई आया राम गया राम, आया किस पार्टी से जीतकर और गया किस पार्टी में, तो आया राम गया राम की कहानी होती है। गठबंधन का जिक्र हमने किया। देखो, ये तो थी 1971 तक की राजनीति। इसके मैं बीच में कुछ व्यक्तियों का जिक्र मैं आपको समझाना चाहूंगा जिनकी हमने की थी। देखो, कांग्रेस के अध्यक्ष की जो चर्चा थी, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एस निजलिंगप्पा जो थे 1902 में जन्म हुआ और 2000 में इनकी मृत्यु हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, चित्र आप देख लो, किताब के बीच में दे रखा है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, संविधान सभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य भी रहे, तत्कालीन मैसूर जो अभी कर्नाटक है उसके मुख्यमंत्री भी रहे और आधुनिक कर्नाटक के निर्माता उनको कहा जाता है। और 1968 से 71 के बीच में जब कांग्रेस आर और ओ का जो मसला चल रहा था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, एस निजलिंगप्पा। कुछ और व्यक्तियों का जिक्र भी गिरी के बारे में हमने बताया। एक कर्पूरी ठाकुर जो थे, उनके बारे में थोड़ा सा सरसरी तौर पे बता देता हूं। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ, मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई। भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार से संबंधित थे, शिक्षक रहे हुए थे, राजनीतिज्ञ थे और बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे 1977 से लेकर 1979 तक, ठीक है। और जयप्रकाश नारायणन द्वारा चलाए गए आंदोलन में उन्होंने भागीदारी की और बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने की उन्होंने वकालत की थी, आरक्षण उनको दिया था। ये थे कर्पूरी ठाकुर, बिहार के मुख्यमंत्री। एक और व्यक्ति का जो जिक्र है वो मैं जरूर करूंगा आपके साथ। ये देखो, के कामराज भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जो तत्कालीन मद्रास राज्य, वर्तमान में जो तमिलनाडु से, भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य, वर्तमान में तमिलनाडु के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और देश के 2 प्रधानमंत्री चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उनको किंग मेकर कहा जाता है, ठीक है। कामराज ने 1960 के दशक में कांग्रेस के संगठन में सुधार के लिए कामराज योजना प्रस्तुत की और इसी वजह से ये विख्यात थे। जो मैंने बताया था आपको, लाल बहादुर शास्त्री का जो चेन था, उस समय जो व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे वो थे के कामराज। इनका काफी योगदान था, इसलिए इनको याद किया जाता है, किंग मेकर कहा जाता। एक और व्यक्ति का जिक्र भी हम पढ़ेंगे जिनका नाम था नटराजन अन्नादुराई, के नटराजन अन्नादुराई, लास्ट में इसको पढ़ेंगे। जन्म 15 सितंबर 1909 को इनका जन्म हुआ तमिलनाडु में, ब्रिटिश जो प्रांत था उसमें भारत का। मृत्यु 3 फरवरी 1969 को हुई। तमिलनाडु की राजनीति में इनका काफी महत्वपूर्ण चित्र आपके सामने काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अन्ना अर्थात बड़ा भाई, अन्ना तमिल में जो अन्ना है उसका मतलब होता है बड़ा भाई, कहकर संबोधित किया जाते थे। CN अन्नादुराई तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता थे, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। यहां सवाल बनता है, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो अन्नादुराई। 1967 का जो चुनाव हुआ था उसमें मैंने बताया था कई जगह कांग्रेस की सीटें नहीं मिली थी। कांग्रेस की विधानसभा में 7 ऐसे स्टेट थे जहां कांग्रेस की हार हुई। तो अन्नादुराई प्रथम गैर कांग्रेसी नेता थे। DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो DMK पार्टी है उसके संस्थापक थे, याद रख लेना इसको, DMK के संस्थापक थे। तंबाकू से रचे दांत, पेड़े पेड़े दांतों वाले तंबाकू खाकर तंबाकू से रचे हुए दांत थे, खूंटीदार दाढ़ी, लंबी सी दाढ़ी रखते थे और लुभावनी शुष्क आवाज वाले अन्नादुराई के साथ आधुनिक तमिलनाडु की कहानी जुड़ी हुई है। CN अन्नादुराई ऐसे प्रथम नेता थे जिनकी देश की स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी और अन्नादुराई भारतीय राजनीति में कभी भी खिलाफ नहीं रहे, किंतु उन्होंने भारतीय संविधान में अपने राज्य के लिए अधिक स्वायत्ता की, जो तमिलनाडु है उसको अधिक स्वायत्ता, अधिक आजादी की वो मांग करते थे। तो ये आपको याद रखना, DMK के संस्थापक। इनका भी 1967 के चुनाव से रिलेशन था। 67 के चुनाव में मैं देखूं तो 1967 का चुनाव थोड़ा सा वापस में आपको बता दूं तो यहाँ एक मैप दे रखा है। ये जो रेड आपको क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्रों में कांग्रेस की सरकार नहीं। ये प्रदेश है जहां कांग्रेस को विधानसभा के चुनाव में हार, राजस्थान,
पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पांडिचेरी और मद्रास जो राज्य, केरल जो राज्य था, ऐसे राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक दिल्ली, 9 ऐसे राज्य थे जिनमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा पहली बार 1967 के चुनाव में। तो ये था आपकी जो 1962 से लेकर 1971-75 तक का जो भारत की राजनीति थी। यहीं से सवाल निकल कर आते हैं, से स्कूल व्याख्याता परीक्षा हो राजनीति विज्ञान से संबंधित, तो इसको एक बार देख लेना, काफ़ी अच्छा, इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक टॉपिक था। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। एक नई वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।